हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की चैप्टर 35 में, जो बात करता है अनियमित कार्रवाई यानी कि इरेगुलर प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अब जब किसी भी व्यक्ति को जिसको निर्णय के विरुद्ध जाना होता है तो वो कहाँ जाता है, चैप्टर 29 में, जहाँ अपील के प्रोविज़न बताए गए हैं। अब यदि किसी पक्षकार को लगता है कि जो निर्णय दिया गया है ना, वो और जो कार्रवाई हुई थी वो कैसी थी, इरेगुलर थी। इरेगुलर प्रोसीडिंग का मतलब कि जिस जज को या फिर जिस मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करनी चाहिए थी, जैसे जेएमएफसी को, ठीक है ना। अब मान लीजिए जेएमएफसी को सुनने का अधिकार नहीं था, ठीक है, और सीजीएम को सुनने का अधिकार था, लेकिन जो कार्रवाई यहाँ चलनी थी और कहाँ चल गई, जेएमएफसी के यहाँ चल गई। इसने निर्णय दे दिया। तो ये क्या सही है? तो ये सारी चीज़ें ये देखने के लिए यहाँ पे चैप्टर 35 बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोसीडिंग दी हुई है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पे 460, ठीक है। अब यहाँ पे दो सेक्शन बताए गए हैं, ठीक है। कौन से 460 और एक आता है आपका 461। 460 कहता है कि नॉट विसिएट, यानी कि ऐसी अनियमितताएं कुछ हैं जो यहाँ पे जिसकी लिस्ट दी गई है वो कार्रवाई को दूषित नहीं करती है। लेकिन यहाँ वही देखें अदर एंड 461 में तो कहता है कि किसी भी तरह की जो भी वहाँ पे लिस्ट बताई गई है उसमें से कोई अनियमितता हुई है तो वो क्या कहलाएगी, वो विसिएट करती है प्रोसीडिंग को, यानी कि दूषित करती है प्रोसीडिंग को। तो वहाँ पे उसको फिर से सुना जाएगा यहाँ पे 461 में। तो वही चीज़ ये दोनों सेक्शन में बड़े कंफ्यूजिंग सेक्शन है, ठीक है। अब मान लीजिए आ गया कि दूषित नहीं करती है, अब ये कौन से सेक्शन में है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजिंग रहता है कि 460 में है या 461 में है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये मान लीजिए 460 है, ठीक है। तो जो छोटा भाई होता है वो ज़्यादा परेशान करता नहीं है, बड़ा भाई ज़्यादा परेशान करता है। तो 461 में क्या है, दूषित करता है, यानी कि विसिएट करता है। तो बड़ा भाई क्या करता है, परेशान करता है। तो 461 में यहाँ से याद रह जाएगा। छोटा भाई परेशान नहीं करता है यानी दूषित नहीं करता है, तो यहाँ 460 में याद रहेगा। पहली चीज़ तो ये कन्फ्यूजन ये दूर होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि इसमें जो लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में से क्या होता है, ये जो लिस्ट दी गई है यहाँ पे, और साथ ही साथ 461 में भी कुछ लिस्ट दी गई है, उन दोनों में से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना होगा, ये दोनों में से किसी को याद करना होगा। दोनों याद तो दोनों करने हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से याद होगा वो आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको देखते हैं 460 कहता क्या है। तो 460 कहता है कि वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती है, यानी कि विसिएट नहीं करती है, यदि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों में से किसी को करने के लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं है, यानी कि अथॉराइज नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग उसको अथॉराइज नहीं किया गया है, पावर इन पावर नहीं किया गया है कि उस चीज़ को करे। कौन सी चीज़ें, जो यहाँ पे 94 के दिन तलाशी वारंट वगैरह जारी करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो यदि कोई मजिस्ट्रेट जिसे क्या नहीं किया गया है, सशक्त नहीं किया गया है, किसके द्वारा, विधि के द्वारा यानी लॉ के द्वारा एम्पावर्ड नहीं किया गया है, और वो क्या करता है, गलती से सद्भावपूर्वक उस बात को करता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ जा रही है कि गुड फेथ में कर रहा है वो जो जज है, जो मजिस्ट्रेट है, वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, वो गलती से कर रहा है लेकिन उस सद्भावपूर्वक कर रहा है। अब उसको उस टाइम तो पता है नहीं, लेकिन वो गुड फेथ में कर रहा है उस चीज़ को, तो उसकी कार्रवाई को केवल इस आधार पर कि सशक्त नहीं था, अपास नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे अपास तो नहीं किया जाएगा, लेकिन किस आधार पर नहीं किया जाएगा कि अब मान लीजिए आप कहते हैं कि वह जो मजिस्ट्रेट था ये सारी चीज़ें करने के लिए, तलाशी वारंट मान लीजिए जारी करने के लिए वो एम्पावर्ड नहीं था, तो इस आधार पर क्या किया जाए, जो भी उसका आदेश था, जो भी निर्णय था, उसको क्या किया जाए, अपास किया जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ यही आधार है। अदरवाइज ये दूसरा कोई आधार आप लाते हैं तो वहाँ पे उसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यदि आप यह आधार लाते हैं कि वह जो मजिस्ट्रेट था वह सशक्त नहीं था, यानी कि एम्पावर्ड नहीं था विधि के द्वारा, तो वहाँ पर इस आधार पर इसको अपास्त नहीं किया जाएगा, ऐसे आदेश को, ठीक है, ऐसे निर्णय को। तो वही चीज़ बताया गया। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वह सद्भावपूर्वक करता है लेकिन वो सही माना जाएगा, वो एम्पावर्ड नहीं है फिर भी सही माना जाएगा, लेकिन करता किस प्रकार से है, गलती से सद्भावपूर्वक, यानी कि गलती से गुड फेथ में वह कार्य करता है। तो सबसे पहले आता है कि तलाशी वारंट जारी करना। जो सेक्शन 94 है उसके अंतर्गत तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति किसके पास है, जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है,
उपखंड मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, इन तीनों को पावर है। किसको किसको? एक तो आता है आपका जिला मजिस्ट्रेट, और दूसरा आता है आपका उपखंड मजिस्ट्रेट, और तीसरा आता है जेएमएफ यानी कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। इन तीनों को ही पावर यहाँ पे है कि 94 के अधीन क्या कर सकते हैं, तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे इनको लगता है कि किसी भी स्थान पर चुराई हुई संपत्ति वगैरह रखी है तो उसमें तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए यहीं पर सद्भावपूर्वक जेएमएससी यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने ये आदेश पारित कर दिया, तब यहाँ पे इसको इस आधार पर वापस नहीं किया जाएगा कि यहाँ पे जो पावर थी जेएमएफसी को थी, जेएमएससी को नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, सही कंडीशन कंसीडर किया जाएगा। दूसरा आता है आपका कि किसी अपराध का अन्वेषण करने की पुलिस को धारा 155 के अधीन आदेश देना। यदि मान लीजिए सेक्शन 155 के अधीन क्या करना है, किसी अन्वेषण करना किसी अपराध का, उसके लिए डायरेक्शन देना यानी आदेश देना किसी पुलिस अधिकारी को। अब मान लीजिए उस एम्पावर नहीं है तो फिर भी यहाँ पे सशक्त माना जाए, क्योंकि यहाँ पे गुड फेथ में कर रहा है। गुड फेथ सबसे बड़ा बचाव होता है, ठीक है, पूरे आईपीसी में आपको गुड फेथ मिलता है। तो यहाँ पे कि वही चीज़ बताया गया कि ये गुड फेथ में ऐसा आदेश देता है तो वो भी सही माना जाएगा। 176 के अधीन मृत्यु समीक्षा करना यानी कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करने की बात आती है, जहाँ पर डेथ से रिलेटेड मामला है, मृत्यु समीक्षा करना, तो यहाँ भी ये सही माना जाएगा। तीसरा उसके बाद आता है स्थानीय अधिकारिता के अंदर उस व्यक्ति को जिसके अधिकारिता सीमाओं में बाहर अपराध किया गया पकड़ने के लिए 187 के अधीन आदेश का जारी करना, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है किसी अपराध का 190 यानी कि 190 किससे संबंधित है, जो कॉग्निजेंस लेने से संबंधित है। कॉग्निजेंस कौन लेगा, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, इन सभी को एम्पावर्ड किए गए हैं वहाँ पे संज्ञान लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि उसके अधीन कोई संज्ञान ले लेता है या फिर 192 के को उपधारा 2 के अधीन हवाले करना यानी कि मेक ओवर करना, जो केसेस हैं वो ऊपर से नीचे की ओर जो मेक ओवर किए जाते हैं वहाँ पे बात की गई। 306 के अधीन यदि क्षमादान दे दिया जाता है। 410 के अधीन मामले को वापस बुला लेना यानी कि एक बार भेजा गया था उसके वापस अपने पास बुला लेना, या फिर स्वयं उसका विचारण करने से संबंधित जो आदेश किया जाता है। 458 459 जो अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है ना, पहले वाले लेक्चर में, तो वहाँ पे पढ़ा था ये कि बिनेश्वर संपत्ति वगैरह है उसको सेल वगैरह करने की, दावेदार हाजिर नहीं होते तो वहाँ पे सेल करने की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती है। तब यहाँ पे ये जितनी भी लिस्ट पूरी बताई गई है, और इसके अधीन कोई आदेश किया जाता है न्यायालय के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो वहाँ पर उसको यदि गलती से सद्भावपूर्वक करता है और सशक्त नहीं था विधि के द्वारा, तो वहाँ भी इसको अपास्त नहीं किया जाएगा ऐसे ऑर्डर को या फिर ऐसे निर्णय को। अब इसको याद कैसे रखा जाए, ठीक है, तब आपको याद कैसे करना है, आपको सिर्फ सेक्शन पकड़ना है, ठीक है ना। कौन कौन से? सबसे पहले आता है आपका 94, ठीक है, 155, 176 आता है। उसके बाद आता है आपका 190, ठीक है, 190 का कौन सा? क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए और बी आता है। उसके बाद 192 का सब क्लॉज 2 आता है। उसके बाद आता है आपका 306, ठीक है ना, 410 और 458 और 459। अब इसको क्या करना है, एक जगह पे आपको लिख देना है। अब इन सभी को क्या करना है, 2 बार 3 बार 4 बार आप एक बार इसको रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिपीट करना है 94, ठीक है, 94, 155, 176, ठीक, 187, 190 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए और बी, ठीक है, 192 का क्लॉज 2, वो 306, 410, 458, 459। अगर इसको आपने एक जगह पर लिख लिया सेक्शन बस, ठीक है, 2-3 बार आपने याद कर लिया, लिख लिया, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 460। अब यहाँ पे बात करें, जब यहाँ पे 461 की बात आती है, जब 461 की बात आती है तो आप इसको पढ़ लीजिए, बट इसको रटने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर इसको याद किए तो आपको पूरा मिक्स हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो 460 में बताए गए हैं, 460 में जितने भी मैंने अभी सेक्शन बताए वो सभी को आपको याद करके अच्छे से रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता भी है तो मान लीजिए इसका 1 दे दिया और 3 उसका दे दिया, तो आपको ये तो रहेगा कि भाई वो 3 हमने पढ़े थे उसके 460 के, तो उसमें से तो वो होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये जो नहीं पढ़े हैं अपन ने वही आएगा इसमें, ठीक है ना, ऑप्शन में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहेगी। अब यहाँ पे बात करें 461 की, तो 460 में वो अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित करती हैं।
अब यहाँ पे क्या कर रही हैं, विसिएट कर रही हैं कार्रवाइयों को इरेगुलर प्रोसीडिंग की वजह से। ठीक है, यदि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों को किसी बात की विधि द्वारा सशक्त ना होते हुए भी करता है, उसकी कार्रवाई शून्य हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, जब 460 में बात किया था तो वहाँ पे क्या आ रहा था कि गुड फेथ पे काम कर रहा था, गलती से गुड फेथ में काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गुड फेथ है नहीं। वहाँ पे प्रोसीडिंग क्या थी, सब सही थी, और वहाँ पर भी विधि के द्वारा सशक्त नहीं था। लेकिन यहाँ पर भी विधि के द्वारा सशक्त नहीं है, लेकिन गुड फेथ नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रही, कार्रवाई शून्य हो रही है, यानी कि वॉइड हो जाएगी। पूरी जो भी कार्रवाई चल रही है वो पूरी कार्रवाई क्या हो जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लीजिए जो मजिस्ट्रेट है वो कैसा आदेश कर रहा है, 83 के अधीन कुर्की का आदेश कर रहा है। अब 83 आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे कुर्की करने का आदेश देना है। अब कुर्की करने का या फिर उसका सेल करने का आदेश दे रहा है। दूसरा आता है डाक, किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ के लिए वारंट, तलाशी वारंट जारी करना। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी तलाशी वारंट किसी डाक या तार प्राधिकारी, अब यहाँ पे किसको पावर है, अब यहाँ पे देखें जो सेक्शन 92 कहता है। ठीक है, सेक्शन 92 में जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, और सेशन न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, इन सभी को क्या है यहाँ पे पावर दिया गया है। जब यहाँ पे इन सभी को पावर दिया गया तो इसके अलावा यदि कोई मजिस्ट्रेट इसको करता है तब वहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, प्रोसीडिंग शून्य हो जाएगी। तीसरा आता है परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूत की मांग। अब परिशांति कायम रखने के लिए 106 में देखेंगे तो सेशन और जेएमएफसी को पावर है, उसके अलावा कोई मजिस्ट्रेट करता है तो वहाँ पे विसिएट हो जाएगी। ठीक है, अब वहाँ पे शून्य हो जाएगी पूरी प्रोसीडिंग। उसके बाद आता है सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग करना। अब 109 देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, गुड बिहेवियर के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है कि वहाँ पे क्या कर सकता है, वहाँ पे अपने जो बंद पत्र वगैरह है वो भरवा सकता है, सिर्फ गुड बिहेवियर के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है परिशांति कायम रखने के लिए जो बंद पत्र भरा जा रहा है उसको रद्द करने से संबंधित आदेश कर रहा है। या फिर भरण पोषण का आदेश, भरण पोषण का आदेश कहाँ है, 125 से लेकर 128 तक के बारे में यहाँ पे पूरी प्रोसीडिंग यहाँ पे बताई गई है। अब इसका जिसको पावर है, अब वो मजिस्ट्रेट कर नहीं रहा, दूसरे मजिस्ट्रेट आके कर देता है, वो भी गुड फेथ में करता नहीं, विधि का सशक्त है नहीं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, पूरी प्रोसीडिंग शून्य हो जाएगी। उसके बाद आता है स्थानीय न्यूसेंस के बारे में 133 के अधीन आदेश करना। 133 के अधीन भी आदेश करने का काम किसी और का है और कर कोई और रहा है। ठीक है, तो ये लोक न्यूसेंस के बारे में हो गया। अब लोक न्यूसेंस आप ये बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि लोक न्यूसेंस जो है वो आईपीसी में कहाँ परिभाषित है और उसका पनिशमेंट कहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आता है लोक न्यूसेंस पुनरावृत्ति चालू रखने के बारे में 143 के अधीन प्रतिषेध करना। ये सारी चीज़ें जो हाँ ये बताई गई है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप देखेंगे जो 460 में है, 190 में क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए या फिर बी, ठीक है, इन दोनों का ही यहाँ पे जिक्र किया गया है 460 में। लेकिन यहीं पे बात करें, अगर 190 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज सी अगर आता है तब यहाँ पे क्या करती है, ये प्रोसीडिंग को विसिएट कर देगी, यानी कि प्रोसीडिंग शून्य हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ठीक है, किसी अपराधी का विचारण करना है, संक्षेपता विचारण करना, यानी कि किसी जो समरी प्रोसीडिंग होती है, ठीक है ना, इन समरी प्रोसीडिंग के बारे में पूरा हो गया। उसके बाद आता है आपका किसी अन्य मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई ऐसा 325 के अधीन दंडादेश पारित किया जाना, अपील या विनिश्चय करना 397, जहाँ पे रिवीजन के बारे में पूरा प्रावधान किया गया है। उसके बाद 446, ये सभी चीज़ें क्या करनी है, ये इसको क्या करना है, आपको एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन पूरा याद नहीं करिएगा। याद किसको करना है, आपको 460 वाले जो छोटी सी लिस्ट दी गई है आपको उसी को याद करना है, और उसी से आप क्या कर सकते हैं, प्री में आपका यहाँ पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सी कार्रवाई विसिएट करती है, कौन सी कार्रवाई विसिएट नहीं करती है, यानी का दूषित करती है, दूषित नहीं करती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई होगी। उसके बाद आता है आपका 462। अब मान लीजिए गलत स्थान में कार्रवाई हो जाती है, कार्रवाई किसी ए नाम के कोर्ट में करनी थी लेकिन बी नाम के कोर्ट में हो जाती है, तब यहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, इस निर्णय को उलट दिया जाएगा या पलट दिया जाएगा, कोई दूसरा निर्णय किया जाएगा, क्या किया जाएगा। तब वही चीज़ यहाँ पे बताएगा, किसी दंड न्यायालय का कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश, ठीक है, क्या क्या यहाँ पे क्या क्या 3 चीज़ें आ रही हैं, या तो निष्कर्ष होगा या दंडादेश होगा या फिर कोई ऐसा आदेश होगा किसी दंड न्यायालय के द्वारा
इस आधार पर कि वह जांच विचार अन्य कार्यवाही की जिसके अनुक्रम उस निष्कर्ष पर पहुंचा गया था या दंडादेश दिया आदेश पारित किया गया था गलत सेशन खंड, जिला या उपखंड या किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो कार्रवाई थी किसी अन्य सेशन खंड में हो गई, सेशन न्यायालय में हो गई, या फिर किसी अन्य जिला में हो गई, किसी अन्य उपखंड में हो गई, या किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र जहाँ भी जो भी न्यायालय है उस स्थान पे हो गई। यानी कि जहाँ पर होनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं हुई लेकिन अन्य स्थान पर हो गई, तो उस दशा में ही अपास्त किया जाएगा जब प्रतीत होता है कि ऐसी गलती के कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया। यानी कि यदि यहाँ पे होना था पूरी प्रोसीडिंग और यहाँ पे पूरी प्रोसीडिंग हुई है, यहाँ पे निर्णय होता है, ठीक है, बी नाम के कोर्ट में निर्णय होता है। अब यहाँ पे बी नाम का कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया है, अब उसको तब तक के लिए अब तब अपास्त नहीं किया जाएगा, तब तक अपास्त नहीं किया जाएगा, ठीक है, कब तक, जब तक कि उससे यह प्रतीत नहीं होता है न्यायालय को कि जो भी यहाँ पे निर्णय हुआ है इसके कारण न्याय नहीं हो पाया है। अगर न्याय नहीं हो पाया है तब तो यहाँ पे ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, उसकी गलती को सुधारा जाएगा, यहाँ जहाँ पे सही कोर्ट है वहाँ पे पूरी प्रोसीडिंग चलेगी। यदि यहाँ पे ऐसा माना जाता, यानी कि न्यायालय को ऐसा लगता है कि पूरे न्याय हो चुका है, कोई गलत हुआ नहीं है, लेकिन हम भले यहाँ पे स्थान चेंज है लेकिन जो न्याय है वो सही तरीके से हुआ है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का यहाँ पे उसको अपास्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 462। अब यहाँ पे 463 की बात करते हैं। 463 क्या कहता है, अब यहाँ पे जो 164 यानी कि कन्फेशन रिकॉर्ड होता है और 281 जो अभियुक्त का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। पहला जो कन्फेशन रिकॉर्ड होता है, कन्फेशन किसका होगा, जो अभियुक्त होता है, जो अपराधी व्यक्ति होता है उसी का रिकॉर्ड होता है। 281 ने अभियुक्त के बारे में, ये दोनों चीज़ क्या है, अभियुक्त के बारे में दोनों सेक्शन बात करती है। यदि कोई न्यायालय जिसके समक्ष अभियुक्त व्यक्ति संस्वीकृति या अन्य कथन जो 164 या 281 के अधीन अभिलिखित है या अभिलिखित होने तात्पर्य से साक्ष्य में दिया जाता है या लिया जाता है, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कथन अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट इन धाराओं किसी धारा के उपबंध का अनुपालन नहीं किया है। अब यहाँ पे क्या है कि जो 164 और 281 के अधीन जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं, अब उसको क्या है, एविडेंस में तो लिया जाएगा। जब एविडेंस में लिया जाता है यानी एविडेंस के रूप में उसको यूज किया जाता है, तो यहाँ पे यह इसका निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो यहाँ पे इसका एविडेंस रिकॉर्ड हुआ यानी कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं 164 या 281 में, तो यहाँ पे कुछ वो भी शर्तें भी बताई गई हैं कि न्यायालय क्या करेगा, जो मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा पहले बताएगा कि आप यहाँ पे स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो दें यहाँ पे स्टेटमेंट, चाहे तो अपने विरुद्ध ना दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अगर इस सभी का अनुपालन नहीं किया गया है, ये निष्कर्ष पे आता है कि इन सभी के जो रूल्स बताए, जो शर्तें बताई गई हैं, इसका अनुपालन नहीं किया गया उस मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो यहाँ पर क्या होगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 95 में किसी बात के होते हुए भाई, यानी कि एविडेंस एक्ट की धारा यहाँ पे आ गई। एविडेंस एक्ट की धारा 91 की बात करता है, ठीक है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ किसी बात के होते हुए भी ऐसे अनुपालन के बारे में साक्ष्य ले सकता है, और यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसे अनुपालन से अभियुक्त की गुड़ा विषय बातों पर अपनी प्रतिरक्षा करने में कोई हानि नहीं हुई है और उसे अभिलिखित करने में संवैधानिक रूप से किया गया था, तो ऐसे कथन ग्रहण कर सकता है। यानी कि यदि भले अनुपालन ना किया गया हो मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसी शर्तों का, लेकिन जो अभियुक्त है उसकी प्रतिरक्षा करने में उसके कोई हानि नहीं हुई है, भैया हानि नहीं हो रही है अभियुक्त को, तो फिर काय के लिए इसका कुछ करना। ठीक है, तो इसको इस स्टेटमेंट क्या किया सकता है, एडमिट किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है अगर उसको कोई हानि नहीं हुई है। ठीक है, ये बात हो गई। अब इस धारा के उपबंध अपील, निर्देश और पुनरीक्षण न्यायालय को लागू होते हैं। यानी कि जब अपील की जाती है अपीलेट कोर्ट, जब यहाँ पे निर्देश रेफरेंस रिवीजन, इन सभी कोर्टों में क्या होता है, ये क्या होगी, इस धारा की जो बात लिखी गई ये अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आता है 464। 464 क्या कहता है, आरोप विरचित ना करने या उसके अभाव में या उसकी गलती का प्रभाव। अब मान लीजिए जो आरोप विरचित किया गया था, जो आरोप विरचित किया जाना था, ठीक है, तो उसके अलावा अब मान लीजिए जैसे 324 था, ठीक है, अब 324 यहाँ पे लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे 323 होना चाहिए।
ठीक है, तब यहाँ पे गलत चार्ज लगा दिया गया या फिर उसके अभाव में कोई गलती कर दी गई है तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो किसी सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय को कोई निष्कर्ष दंडादेश या आदेश केवल इस आधार पर कि कोई आरोप विरचित नहीं किया गया है अथवा इस आधार पर कि आरोप में कोई गलती, लोप या अनियमितता थी जिसके अंतर्गत आरोपों को कुसंयोजन भी है। यानी कुसंयोजन का मतलब जिस आरोप को लगाना था उस आरोप को लगाया नहीं और दूसरा आरोप लगा दिया, उस दशा में ही अविधिमान्य समझा जाएगा जब अपील, पुष्टिकरण या फिर पुनरीक्षण न्यायालय की राय में उसके कारण वस्तुतः न्याय ना हो पाया हो। यानी कि भाई न्याय हो गया तब तो ठीक है, जब न्याय नहीं हुआ है तब तो वहाँ पे उसको चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ बताता है कि न्याय हो गया तब तो कोई बात नहीं, जब न्याय ना हो पाया हो ना तब फिर आना यहाँ पे, जब उस क्या करना हो उसको हम दंडादेश में जो निष्कर्ष निकला है, जो आदेश आया है उसको चेंज करेंगे। भाई न्याय नहीं हुआ है तो, अगर न्याय हो गया है तो फिर काहे को चेंज करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। ठीक है, उसके बाद इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे है नहीं। उसके बाद आता है आपका 465। 465 क्या कहता है, निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती, लोप या अनियमितता का उलटने योग्य है। अब यहाँ पे उलटने योग्य का मतलब क्या है कि जो गलती हुई है निष्कर्ष में, दंडादेश में, इसके पूर्व अंतरिक्ष उपबंधों के अधीन, यानी कि ऊपर हमने जितने भी उपबंध पढ़े, जो जितने भी प्रोविज़न पढ़े हैं उसमें अगर कोई गलती आती है, कोई भी किसी भी प्रकार का, जैसे वारंट में है, उद्घोषणा है, आदेश है, निर्णय है, परिवाद है, किसी भी प्रकार में किसी जांच या कार्यवाही में कोई गलती होती है, ठीक है, कोई लोप होता है, कोई अनियमित कार्रवाइयाँ होती है, रेगुलर प्रोसीडिंग होती है, कोई अभियोजन के लिए मंजूरी की में गलती हो जाती है, तब यहाँ पर इन सभी के जो आदेश हुआ है तब तक ना उल्टा जाए जब तक कि उससे न्याय ना हो पाया हो। अगर न्याय हो गया है तो कोई बात नहीं, नहीं उल्टा जाएगा। उल्टा जाएगा मतलब उसको चेंज किया जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी पूरा। अब यहाँ पे 466 इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है ना, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो ये आई होप आपके पूरा समझ में आया होगा। अनियमितताएं वाली पूरी चैप्टर हमने कवर करा दिया है। अब आगे हम बात करेंगे चैप्टर 36 के बारे में। चैप्टर 36 क्या कहता है, कुछ अपराधों का संज्ञान करने के परिसीमन, लिमिटेशन बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, लिमिटेशन के बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और यहाँ पे बात करें इसके साथ ही एक लिमिटेशन एक्ट भी बना हुआ है अलग से। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं।